Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is respiratory medicine past papers. प्रीवियस वीडियो के अंदर अस्थमा सीओपीडी को डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं टीबी का सिनेरियो। टीबी के अंदर क्या टिपिकल चीज़ें मिलती है। टीबी टीबी जो होता है, टीबी सिस्टमिक डिजीज़ है, बहुत सारे सिस्टम को अफेक्ट करता होता है। अब इसमें क्रॉनिक लो ग्रेड फीवर होगा, ग्रेजुअल ऑनसेट का होता है, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, कैशेक्सिया की हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, नाइट स्वेट होती है, ड्राई कफ होता है। एडवांस केसेस के अंदर हिमोप्टोसिस होगा, टीबी के अंदर भी कैविटेशन कंसोलिडेशन होता है, तो इसमें डल परकशन नोट मिलेगा और एब्सेंट ब्रेथ साउंड होती है। ओके। और चूंकि टीबी भी असल में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन करा रहा है, तो इसमें भी आपको क्रैकल्स मिलेंगे। क्रैकल्स जब मिलेंगे, जब कोई पानी जमा हो जाएगा लंग्स के अंदर, फ्लूइड जमा होगा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और हार्ट फेलियर। तो पहला क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फीवर, लो एपिटाइट, इजी फटीगेबिलिटी, वेट लॉस है, हिमोप्टिसिस के 3 एपिसोड है, क्रैकल्स है, फिर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का सिनेरियो है। अब टीबी की इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। टीबी के अंदर सबसे पहले ब्लड एग्जामिनेशन है, जिसमें सीबीसी आपने कराना होता है, एनीमिया मिलेगा, सीआरपी, ईएसआर इन्फ्लेमेशन के मार्कर होते हैं, और डिजीज़ की सिवियरिटी को चेक करने के लिए यूरिया इलेक्ट्रोलाइट एलएफटी कराते हैं, स्पुटम स्टेनिंग जिसमें जीएन स्टेनिंग कराते हैं, या ओरामिन फ्लोरेसेंस करवाते होते हैं। जो इसका अच्छा टेस्ट है, वो जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए वो स्पुटम कल्चर है, जिसमें एलजे मीडियम, मिडल ब्रूक या माइकोबैक्टीरियम ग्रोथ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट एक्सरे कराएंगे एपीए लैटरल व्यू में, इसमें यूनिलैटरल हाइलर इन्लार्जमेंट होती है और कंसोलिडेशन होती है। अगर बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी हो तो वो सार्कोइडोसिस में होता है, जिसमें पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट, पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी होता है। इसके बाद अगर लेटेंट टीबी है, उसको चेक करने के लिए ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे करवाती है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, सीरोलॉजी, प्लूरल फ्लूइड की एग्जामिनेशन, जिसमें एडिनोसिन डी माइनस के लेवल को चेक करते हैं। ड्रग सेंसिटिविटी, क्योंकि इससे पता लगेगा कि एमडीआर है, एक्सडीआर है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिन से रेजिस्टेंट होता है, और एक्सडीआर ये इन दोनों से, इसके अलावा फ्लोरोक्विनिलोन से, और कोई एक सेकंड लाइन ड्रग जिसमें कैप्रियोमाइसिन, एमिकैसिन, कानामाइसिन आता है। ट्रीटमेंट के अंदर पहले 2 महीनों के लिए 4 ड्रग्स और अगले 4 महीनों के लिए 2 ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स होती है? 4 ड्रग को रट्टा मार लेना, इसका मिमोनिक है, रिफेम्पिन इस्तेमाल करते हैं, रिफेम्पिन रट्टा मार लेना। रिफेम्पिन आप लीजोनीला के लिए भी इस्तेमाल करते थे, रिफेम्पिन आप माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए भी करते थे। आई से आइसोनियाज़ाइड, पी से पिराज़िनामाइड, ई से थियोम्ब्यूटोल। अब इसके बाद यह है कि टीबी का सिनेरियो है। टीबी एक पेशेंट एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी ले रहा था और उसको जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस क्यों हुआ? क्योंकि जो रिफेम्पिन है वो हाइपर बिलिरुबिनीमिया करवाती है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसके अलावा जो ये रिफेम्पिन होती है, पैराज़िनामाइड, आइसोनियाज़ाइड, ये हेपेटाइटिस करवाती है। सिर्फ इथेम्ब्यूटोल हेपेटाइटिस नहीं करवाती, बाकी सारी हेपेटाइटिस करवाती है। एडवाइस रिगार्डिंग एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी, कोई भी अगर कोई अनसेफ ड्रग है तो उसको आपने रिप्लेस कर लेना किसी और सेकंड लाइन ड्रग से, जिसमें कैप्रियोमाइसिन, एमिकैसिन, कानामाइसिन आपको बताया था। इसके बाद डॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स होता है। इसके अंदर सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन होती है, यानी आप देख रहे होते हो कि पेशेंट दवाई ले रहा है नहीं ले रहा। 3 टाइम्स वीकली होती है टू एडहेरेंस। ठीक हो गया। इसमें 5 पॉइंट प्रोग्राम होता है। इसका निमोनिक है PSM-2D। पी से पॉलिटिकल कमिटमेंट, एस से सर्विलेंस और मॉनिटरिंग करते हैं सिस्टम की, एम से माइक्रोस्कोपिक सर्विसेज आ जाएगा। 2 डी है, एक डी से ड्रग सप्लाई और एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। फटीग, वेट लॉस, फीवर आ गया। ओके, प्रोडक्टिव कफ, वॉर्स हो जाती है नाइट में, ट्रैकिया लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर गया बिकॉज ऑफ कैविटेटरी लीजन लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट लंग के अंदर। ठीक हो गया। तो डायग्नोसिस क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब इसके बाद एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग के साइड इफेक्ट पूछ रहे हैं, तो आइसोनियाजाइड। अच्छा, ये सारी ड्रग हेपेटाइटिस करवाती है सिवाय थियोम्ब्यूटोल के। आइसोनियाजाइड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। रिफेम्पिन ऑरेंज रेड सिक्रेशन करवा देती है, यूरिन को ऑरेंज करा देती है। थियोम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवाती है। पिराजिनामाइड गाउट करवाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, कि वेट लॉस हुआ है, ठीक है, बुखार है, ड्राई कफ है, लो ग्रेड फीवर है, पेन है, प्लूरिटिक चेस्ट पेन है, फिब्राइल है, टैकीकार्डिया भी हुआ है, डिक्रीज मूवमेंट है, डल परकशन नोड है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड है, मेन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। इसकी डीडीज बताने हैं, तो अस्थमा, ब्रोंकिएक्टिसिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ब्लड एग्जामिनेशन, स्पुटम स्टेनिंग होती है, चेस्ट एक्सरे होता है, स्पुटम कल्चर होता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे टेस्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, सीरोलॉजी, ड्रग सेंसिटिविटी करवाते होते हैं। इसके बाद वही है, लो ग्रेड फीवर, कफ एंड पेन इन राइट साइड ऑफ द चेस्ट, पेन ये प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है, तो ये डायग्नोसिस होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। फिजिकल साइन जो आपने देखने हैं, नंबर 1 इंस्पेक्शन के अंदर टैकिपनिया, ब्रेथलेसनेस मिल सकती है, पैलर मिल सकता है, चेस्ट की एक्सपेंशन आपको देखने को मिल सकती है, मसल वास्टिंग, वेट लॉस देखने को मिल सकता है, परकशन में डल परकशन नॉट होगा। ओके।
और लास्ट में ऑस्कल्टेशन में एब्सेंट ब्रेथ साउंड है। मैनेजमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका वजन पहले 45 केजी था, अब काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, ओके, लो ग्रेड फीवर है, पेल ब्रेथलेसनेस है, वही साइन ऊपर वाले मिल रही है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड है। तो एनाटॉमिकल एब्नॉर्मेलिटी, ओके, तो ये मेन जो है काज वो टीबी होता है, ओके, ठीक हो गया। और राइट लोअर चेस्ट में डलनेस है, दैट मीन्स कि ओके लोअर जोन ओपेसिटी है ड्यू टू कंसोलिडेशन और फाइब्रोसिस काज ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद लंग कैंसर वाले टॉपिक के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो लंग कैंसर में क्या होगा, 50 प्लस पेशेंट होगा, स्मोकिंग करता रहा होगा, कफ स्पुटम होगा, ब्लड स्टेन्ड है, ओके, उसको वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ आ गई है, उसकी राइट आर्म की वीकनेस और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो ये लंग कैंसर की वजह से होती है। अब ये क्यों होता है? नंबर वन जो कैंसर होता है वो सेंट्रल या एंडोब्रोंकियल ग्रोथ की वजह से क्या करवाएगा, अगर सेंट्रल या एंडोब्रोंकियल यानी ब्रोंकाई को कंप्रेस करेगा तो प्रोडक्टिव कफ होती है, स्पुटम निकलेगा, ब्लड आएगा, वीज होगी, डिस्निया होगा, प्रेशर सिम्टम। ये दो ट्यूमर की वजह से होते हैं। नंबर वन पैनकोस ट्यूमर अल्नर नर्व को और सबक्लेवियन आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी होती है। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व कंप्रेस हो गई तो डिफिकल्टी इन स्पीच होगी। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हॉर्नर सिंड्रोम होगा ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ओके। हैंड के स्मॉल मसल की वेस्टिंग होगी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ C8 and T1, अल्नर नर्व डैमेज हो गई है। अपर लिम्ब की मूवमेंट नहीं हो पाएगी ड्यू टू पैरास्थीसिया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी ड्यू टू इन्वेजन ऑफ रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। डायफ्राम की पैरालिसिस होगी फ्रेनिक नर्व की इन्वेजन की वजह से। इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया होगा अगर चेस्ट वाल को इन्वेट कर रहा है ट्यूमर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कफ फीवर हिमोप्टासिस है 2 महीने का यानी क्रॉनिक है, वेट लॉस हुआ है, स्मोकिंग 6 महीने पहले छोड़ दी थी, टीबी की हिस्ट्री है 5 साल पहले, ओके। और चेस्ट एक्सरे में ओपेसिटी मिल रही है राइट अपर जोन में, और ब्लंटिंग हुई हुई है राइट कोस्ट ऑफ फ्रेनिक एंगल की, दैट मींस प्लूरल एफियन भी हुई हुई है। तो प्लूरल एफियन टीबी पोस्ट पर प्राइमरी टीबी, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, निमोनिया, लंग एब्सेस इंक्लूड कर सकते हैं। मेनली आपने लंग कैंसर को लेकर चलना है। लंग कैंसर को डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ प्रोग्नोसिस या ट्रीटमेंट दो में डिवाइड करते हैं, स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल। जो स्मॉल सेल का कार्सिनोमा होता है इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है और इसके 3 पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होती है, ACTH, ADH, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। जबकि नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा अगर फीमेल के अंदर नॉन स्मोकर में हो, एडिनो कार्सिनोमा, जबकि मोस्ट कॉमन यही होता है, मेल में हो, स्मोकर में हो तो उसको एमएसआर कार्सिनोमा, और ये हाइपरकैल्सीमिया करवाता है ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ PTHRP। तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, नॉन इन्वेसिव के अंदर चेस्ट एक्सरे, चेस्ट सीटी स्कैन, MRI, पेट स्कैन, स्पुटम साइटोलॉजी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आ जाएगा। इन्वेसिव टेस्ट में एंट्रोब्रिंकिल अल्ट्रासाउंड, ब्रोंकोस्कोपी, CT गाइडेड बायोप्सी, पल्मोनरी प्लूरल बायोप्सी आ जाएगा। स्टेजिंग के लिए आप मीडियोस्टेनोस्कोपी, मीडियोस्टेनोटमी करते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जो स्पेसिफिक होती है स्मॉल सेल कार्सिनोमा में या कार्सिनोइड ट्यूमर में, तो इसमें न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज होता है, न्यूरॉन न्यूरल सेल एडियन मॉलिक्यूल, साइनेप्टोफाइजिन, ल्यू, बाकी जनरल ब्लड एग्जामिनेशन होती है, ओके। सार्कोइडोसिस के अंदर नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, और मैंने कहा था कि जब भी किसी डिजीज में ग्रैनुलोमा होता है तो वो एरिथेमा नोडोसम करवा देता है, पेनफुल नोडुल्स बनना शुरू हो जाते हैं शिन के ऊपर। इसके अलावा आर्थरालजी या आर्थ्रोपैथी होगा, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। और इसकी जो एक्यूट इलनेस है उसको लॉफ-किरण सिंड्रोम कहते हैं। अब लॉफ-किरण सिंड्रोम में क्या-क्या चीज़ें आती हैं उसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है, ओके। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि एरिथेमा नोडोसम की हिस्ट्री है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हाइलर फुलनेस है, ओके। एपिथेलियाइड सेल देखने को मिल रही है यानी नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है, तो उसमें सार्कोइडोसिस आ जाएगा। बाकी टीबी और लिम्फोमा को इंक्लूड कर सकते हैं। डायग्नोसिस सार्कोइडोसिस है। जनरल मेजर के अंदर आपने क्या करना है, आपने सनलाइट को एक्सपोजर को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि सार्कोइडोसिस में जो ग्रैनुलोमा होता है ना, इसमें जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो उनमें अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, वो विटामिन डी बना रहे होते हैं, तो सनलाइट से आपने बचना है क्योंकि रीनल फंक्शन खराब हो जाएगा। आंसर लेनी है स्पेसिफिक मेजर में, अगर स्टेज 1 एंड 2 है तो आपने केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है, बाकी आंसर लेते रहने हैं। स्टेज 3 एंड 4 में आप स्टेरॉइड लोगे, ओरल पेराडिनिसोलोन ड्रग ऑफ चॉइस, या स्टेरॉइड स्पेरिंग ड्रग आ जाएगा लाइक मिथोट्रेक्सेट, एज़ाथियोप्रिन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, और लास्ट में लंग ट्रांसप्लांटेशन आ जाएगा। अब इसके बाद चेस्ट एक्सरे की बेस पर इसकी कुछ स्टेजेस होती है। स्टेज 1 में सिर्फ बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होता है, स्टेज 2 में पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट आ जाएगा, स्टेज 3 में सिर्फ पैरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट होगा, और स्टेज 4 के अंदर क्या होगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगा। इसके बाद HSP हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस है, इसको फार्मर लंग या बर्ड फैंसी लंग भी कहते हैं। इसमें फ्लू लाइक इलनेस होती है लाइक कफ, वीज और डिस्नी आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरेटरी क्रैकल्स और इंस्पायरेटरी स्क्वीक्स होगी और फाइब्रोसिस की हिस्ट्री होगी, यानी ऑक्यूपेशनल डिजीज है। लाइक कोई अगर कोई पिजन है
पिजन रख रहा है बैठ के कोई कबूतर वगैरह, तो इसमें लो ग्रेड फीवर होगा, ड्राई कफ होती है, फिंगर्स में क्लबिंग होगी। ओके, ये भी इसमें आपको देखने को मिलती है। हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस के अंदर, फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस के अंदर, बायलैटरल क्रैकल्स और इंस्पिरेटरी क्विक्स होती है, खासतौर पर ये होती है एपेक्स में। तो ये क्या होती है, एचएसपी की निशानी है, हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस है। हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस को एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस भी कहते हैं। एक्सट्रिंसिक टाइप मींस कि बाहर पड़ा हुआ है, एलर्जिक है लेकिन ये टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में होता है। सार्कोइडोसिस के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो ट्रैकियोब्रोंकियल बायोप्सी होता है, और सार्कोइडोसिस में जो डेथ होती है वो हार्ट डिजीज की वजह से होती है। अच्छा, इसकी इमेजिंग सबसे पहले हार्ट, जो भी कोई रिस्पिरेटरी डिजीज आपने पढ़ना है तो सबसे पहले आपने इमेजिंग करवानी होती है, एक्सरे चेस्ट से, HRCT, इसमें एरियाज ऑफ कंसोलिडेशन है। फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, इसमें रिस्ट्रिक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट देखने को मिलेगा, लाइक लंग के वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी कम होगी। डायनामिक टेस्ट करेगी ऑक्सीजन डीसैचुरेशन को चेक करने के लिए। सीरोलॉजी में IgG और IgE आ जाएगा। टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है ना, और जो ट्रैकियो ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी, ये भी इसमें अच्छी होती है, इसमें कंसोलिडेशन फाइब्रोसिस मिलता है। अभी आपको पेशेंट डिजीज है तो इसमें आपने ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव करना है, मास्क आपने इस्तेमाल करना है। अब फाइब्रोसिस को निबिट करने के लिए पैराडिनिसोलोन लेते हैं, और अगर हाइपोक्सीमिया है तो ऑक्सीजन थेरेपी लेंगे। ओके, इसके बाद आ जाती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, ठीक हो गया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है वो रिकरेंसी है, कि बार बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, बंदा बार बार नहीं बच सकता। ठीक हो गया। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, ये डीवीटी की वजह से होता है, और डीवीटी बेड रिडन इमोबाइल केसेस में आपको देखने को मिलता होता है। इसलिए तो यहाँ पे है कि फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है, और वो ऑर्थोपेडिक वार्ड में सर्जरी का वेट कर रहा है। ठीक हो गया। अब वो वेट कर रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है, स्वेटिंग हो गई है, प्रोफाउंड स्वेटिंग, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं ये कह रहा था कि उसको सेंट्रल चेस्ट पेन है और ब्रेथलेसनेस है। यानी जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है ना, इसमें जो पल्मोनरी जो ट्रंक होता है, आर्टरीज में क्लॉट फंस जाता है, जिसकी वजह से राइट हार्ट फेल होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। तो बीपी देखो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ पड़ा है, साइनोसिस हुआ पड़ा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, तो ये काफ़ी एक्यूट इमरजेंसी है। जेवीपी एलिवेट हुई है, यानी राइट हार्ट फेल होना शुरू हो गया है। ओके, कोर पल्मोनियल, जो एक्यूट कोर पल्मोनियल का जो मोस्ट कॉमन काज होता है वही पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। इसके अलावा लेफ्ट पैरास्टर्नल ही व राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से। तो इसके डीडीज क्या होते हैं, एक्यूट मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है कि पेशेंट शॉक में चला गया है, ओके, थोड़ा ज़्यादा सीवियर है। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है। इसके अलावा डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और सेप्टिसीमिया। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में आ जाते हैं। जिसका जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है वो डी डायमर होता है। अब डी डायमर निमोनिया, सेप्सिस और एमआई में बढ़ता होता है। ईसीजी में जो मोस्ट कॉमन होती है वो साइनस टकीकार्डिया, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसके अलावा एक मैकगिन वाइट साइन है जिसमें S1Q3T3 पैटर्न मिलता है। ब्लड एग्जामिनेशन में आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ESR CRP बड़ा होगा, LDL भी बड़ा होगा, ABG में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से। ठीक हो गया। इस केस में वैसे रिस्पिरेटरी एसिडोसिस आती है। इमेजिंग मोडालिटी में जो नॉन इन्वेसिव है, जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है डीवीटी के अंदर, वो होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है लेग की वेन का। लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए जो होती है वो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी है, लेकिन उसमें नेफ्रोटॉक्सिक कंट्रास्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को CKD या प्रेग्नेंट है तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी नहीं है, बल्कि क्या होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन, ये स्कैन होता है। ओके, स्पेक्ट स्कैन होता है। अब इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। ओके, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की मैनेजमेंट में क्या होता है, बेड रेस्ट आपने कराना होता है, रिससिटेट करना होता है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को 92 से ऊपर रखना होता है, आईवी फ्लूइड्स देनी है, पेन किलर देनी है, ओपियाइड्स, डायूरेटिक और वेज़ोडाइलेटर नहीं देनी, एक्सटर्नल कार्डिक मसाज करनी है। स्पेसिफिक मेजर में एंटीकोगुलेंट आ जाएगा, एंटीकोगुलेंट में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन आ जाएगा, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, फैक्टर 10 इनहिबिटर जिसमें एपिक्साबान, रिवरोक्साबान है, और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जिसमें एर्गेट्रोबान है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में अल्टाप्लेस, रीटाप्लेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस आ जाएगा। सर्जिकल थेरेपी में तो एम्बोलेक्टमी आ जाएगा, और इंफीरियर वेना कैवा फिल्टर अगर एंटीकोगुलेंट थेरेपी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ओके, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब कहेंगे जब पल्मोनरी आर्टरी में जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है वो 25 से ज़्यादा का होगा रेस्ट में, और एक्सरसाइज में 30 से ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो P2 कंपोनेंट है वो लाउड होगा, और पैन सिस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिलता होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मोस्टली लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से होती है, और उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाता है। ओके, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है वो कार्डिक कैथेटराइजेशन आती है, और ECG में क्या फाइंडिंग मिलती है, टाल आर वेव होती है। और इसकी जो ड्रग्स होती है उसमें वेजोडाइलेटर है, लाइक एप्रोप्रोस्टिनोल, बुसेंटेन, सिल्डेनाफिल, हाई डोज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बुसेंटेन को सिल्डेनाफिल को रट्टा मार लेना। सिल्डेनाफिल वैसे रेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इस्तेमाल होती है। ओके, तो पल्मोनरी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई हुई है, कार्डिक कैथेटराइजेशन की है, जो कि इन्वेस्टिगेशन और चॉइस है, इसके अंदर क्या होता है। ओके, तो अगर 25 से ज़्यादा हो जाए आपका, ओके, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर पी है, ओके, ठीक हो गया, तो फिर क्या लेवल करेंगे हम उसको,
पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो कि कोर पल्मोनरी करवा रही है। देखो बाकी सारे प्रेशर भी बड़े खड़े हैं हार्ट के। साइंस क्या होते हैं? राइट हार्ट फेलियर वाली साइन है, लाइक जेबीपी बढ़ा होगा, प्रोमिनेंट ई वेव है, साइनोसिस हो जाएगा, ब्लूइश लिप स्किन, स्वेलिंग ऑफ फीट एंकल होगा, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीप राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से होगी, और राइट साइड पे आपको ओके S3 S4 साउंड देखने को मिलेगी। जो S3 होती है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से होती है, S4 एट्रियल किक की वजह से होती है। इसके बाद नीमोथोरैक्स है, नीमोथोरैक्स में यूनिलैटरल प्लूरिटिक पेन होता है, ब्रेथलेसनेस होती है और एयर आ गई है प्लूरल कैविटी में तो हाइपर रेजोनेंट नॉट होता है। और अगर जो होता है मीडियस्टीनम ट्रैक की ऑपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाए, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक वाले फीचर देखने को मिले, टैकीकार्डिया बीपी कम मिले, ओके, तो वो टेंशन नीमोथोरैक्स होता है। ठीक हो गया। तो सडन ऑनसेट ऑफ प्लूरेटिक चेस्ट पेन है, हाइपर रेजोनेंट परकशन नॉट है और रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड है। तो ये सिंपल ट्रैकिया भी सेंटर हो गया, तो टेंशन नीमोथोरैक्स नहीं है बल्कि क्या सिंपल स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स है। अब इसकी टियोलॉजी क्या होती है? टियोलॉजी प्राइमरी और सेकेंडरी होती है टियोलॉजी की बेस पर। प्राइमरी जो होती है वो अंडरलाइन डिजीज की वजह से नहीं होती, ट्रॉमा की वजह से नहीं होती। सेकेंडरी कोई अंडरलाइन लंग डिजीज की वजह से होती है, लाइक सीओपीडी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ब्रोंकिएक्टिस, अस्थमा, लंग एब्सेस हो गया। इसके बाद स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स 3 टाइप का होता है, ओपन, क्लोज्ड, वैल्वुलर या टेंशन टाइप। ओके, बाकी मैनेजमेंट आ जाते हैं। अब ये वाहिद कंडीशन है जिसमें अंदर जो एक्सरे लेते हैं इरेक्ट पोजीशन में और एक्सपायरेशन फेज में लेते हैं, सीटी स्कैन करवाएंगे। अगर स्मॉल प्राइमरी है और स्मॉल न्यूमोथोरैक्स है, कुछ नहीं करना। मॉडरेट टू लार्ज है तो थोरैकोसेंटेसिस करेंगे। सेकेंडरी है तो चेस्ट इंट्यूबेशन विद वाटर सील ड्रेनेज करेंगे। अगर बार बार हो रहा है तो प्लूरोडेसिस करेंगे, ओके, जिसके अंदर पैराइटल प्लूरेक्टमी करते हैं। और अगर ओपन है तो सर्जरी करेंगे। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में जो इमीडिएट मैनेजमेंट होता है उसमें थोरैकोसेंटेसिस होता है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में करते हैं। जबकि जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसमें चेस्ट ट्यूब डालते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड एक्सिलरी लाइन में। बाकी प्रॉपर पोजीशन, मॉर्फिन, रिपीटेड चेस्ट एक्सरे आप देख लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि हाइपर रेजोनेंट नॉट है तो 1 सेकंड स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। प्रिवेंशन में स्मोकिंग को छुड़वाना होता है, एयर ट्रैवल को अवॉइड करना होता है 6 वीक्स में, और डाइविंग को भी अवॉइड करना होता है। बट इस टेंशन न्यूमोथोरैक्स तो ये वैल्वुलर टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स होता है। वाल्व का मतलब है यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होगी लंग्स और प्लूरल कैविटी में, कि हवा इंस्पायरेशन में तो एंटर हो पाएगी लेकिन एक्सपायरेशन में लीव नहीं करेगी, और मीडियस्टीनम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और ये हार्ट को लंग्स को कंप्रेस करेगी। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होगा तो इसमें सीवियर प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है, डिस्निया ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, कफ देखने को मिलती है, टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, पल्सेस पैराडॉक्सिकस होती है। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक वाले फीचर होते हैं, सेंट्रल साइनोसिस, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, जेवीपी बढ़ा होगा, नेक वेन वगैरह कंप्रेस होती है, हार्ट की कंप्रेशन होती है जिसकी वजह से नेक वेन बढ़ना शुरू हो जाती है, और मीडियस्टीनम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका जो कॉज होता है मोस्ट कॉमन ट्रॉमा की वजह से, इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन हाई प्रेशर पे, या कभी कभार स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की वजह से भी हो सकता होता है। ओके, ऑलमोस्ट ये हो गया है टॉपिक हमारा। अब इसके अलावा कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। ओके, अगर किसी में प्रीवियस हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस की और हेलोसाइना रेडियोलॉजी में तो वो है इन्वेसिव एस्परजिलोमा में। ओके, और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? वोरिकोनाजोल होती है। कोल वर्कर है, हाई रेजिडुअल वॉल्यूम है। हाई रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, और टीएलसी बढ़ा हुआ है तो एम्फीसीमा है। बायलैटरल प्लूरल एफिजन है, और फ्लू की 10 दिन की हिस्ट्री है। तो फ्लू के बाद आपको स्टेफ ओरियस का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, प्लूरल एफिजन। सार्कोइडोसिस में ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी करते होते हैं। ओके, न्यूमोथोरैक्स में आप थोरैकोसेंटेसिस करते हैं इमीडिएट। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया विद नो पी वेव। ओके, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया पी वेव नहीं हो रही है और एस्थमा वाला पेशेंट है ऑन इनहेलेशनल बीटा ब्लॉकर, तो एडिनो, ओके, तो जो नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया नो पी वेव, ओके, दैट मींस कि ये वो क्या है? ये एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ जा रहा होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में वैसे एडिनोसिन इस्तेमाल करते हैं, वैसे नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया विद नो पी वेव ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोल रहा है। और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और एस्थमा वाला पेशेंट है तो आपने एडिनोसिन इस्तेमाल नहीं करनी है एस्थमा वाले पेशेंट में। ओके, एस्थमा के लिए जो सस्पेक्टेड टेस्ट होता है वो मैथाकोलिन होता है। इसमें 20 माइक्रोग्राम की डोज आप देने के बाद 20% कम हो जाता है FEV1। सडन डिस्निया आफ्टर लंग सर्जरी तो ये ARDS में होता है, स्ट्रेस के बाद आपको देखने को मिलता है सडन डिस्निया। इसके बाद पल्मोनरी सिस्टम में आ जाते हैं बेगासोसिस, इसमें शुगर केन डस्ट की इनहेलेशन होती है। बिसिनोसिस में कॉटन या टेक्सटाइल की इनहेलेशन की वजह से होता है। ओके, एस्थमा की मैनेजमेंट में जो लॉन्ग टर्म होता है वो लाबा होता है। FEV1 एस्थमा में कम होती है। आई प्रॉब्लम है तो आपने थियोमेट्रिल छोड़ देनी है क्योंकि ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करवाती है। ओके, वी ओवर क्यू स्कैन, ओके, ये किस में कराते होते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में करवाते होते हैं, खासतौर पर प्रेग्नेंट फीमेल में। स्मोकर है और कफ का कैरेक्टर ड्राई से प्रूलेंट हो रहा है, दैट मीन्स, और फुल स्मेलिंग स्पुटम है। ओके, तो स्मोकर है स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर लीड कर रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी है, ब्रोंकिटियासिस वाले कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी है। अल्कोहलिक आईवी ड्रग यूजर है, बायलैटरल लंग इन्फिल्ट्रेट है। अल्कोहल वाले में और आईवी ड्रग यूजर वाले में नीमोसिस्टस कैरिनी वाली देखने को मिलती है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलती है, और ये HIV में भी होती है जब CD4 काउंट 200 से कम हो जाता है। और इसके लिए ट्राइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्सेसोल, कोट्रिमोक्सेसोल इस्तेमाल करते होते हैं।
चेस्ट कैविटी का डीडी में क्या इंक्लूडेड नहीं होता, माइकोप्लाज्मा नहीं होता, जो कि वाकई निमोनिया करवाता है। ल्यूजिनीला और माइकोप्लाज्मा के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन के साथ रिफेम्पिन इस्तेमाल करते हैं। डार्क यूरिन और जॉन्डिस है, तो ये आपने तमाम ड्रग्स छुड़वा देनी है, क्यों, ये हेपेटाइटिस हो सकता है। इथेम्ब्यूटोल से मोस्टली मोस्टली नहीं होता। एम्फीसीमा की प्रोग्रेशन को रोकने के लिए स्मोकिंग को आपने छुड़वाना होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एक लेडी ऑस्ट्रेलिया से आई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, दैट मीन पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल खासतौर पर 4 घंटे का, एस्थमेटिक पेशेंट है जो कि पल्स लेस है ऑन इंस्पिरेशन, तो ये डिक्रीज एट्रियल फीलिंग की वजह से है। ओके, इसके बाद लाउड P2 हर्ड ऑन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस और पैन सिस्टोलिक मर्मर, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में होता है। ओके, ठीक हो गया। अस्थमा में जो ग्रेप साइन है वो है साइलेंट चेस्ट के व्हीज नहीं आ रही, जो कि रिस्पिरेटरी फेलियर की वजह से है। FEV1 अगर FEV1 ओवर FVC 70% से कम है, तो ये क्या होता है, COPD में होता है। ओके, या अस्थमा में देखने को मिल सकता है। ओके, इफ्यूजन करवाने के लिए कितना फ्लूइड चाहिए, 200 ml का फ्लूइड चाहिए। इंक्रीज ट्रांसलूसेंसी ऑन राइट एपेक्स विद नो एब्नॉर्मेलिटी ऑन एक्सरे, कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं एक्सरे पे, सिर्फ ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा है, तो लोकलाइज्ड डिजीज है, बुल्ले है। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी सार्कोइडोसिस के अंदर होता है। 2 मंथ स्पुटम कल्चर कन्वर्जन है। ओके, यानी जो कलेक्टेड स्पुटम है 2 महीनों का, ओके, बीइंग कल्चर नेगेटिव फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो इसको हम कन्वर्जन बोलते हैं कि आपने जो स्पुटम कलेक्ट किया हुआ था 2 महीने का, जो कि कल्चर नेगेटिव था, लेकिन और इसके बाद कोई आपको पॉजिटिव कल्चर नहीं मिल रहा अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोस, तो उसको बोलते हैं 2 मंथ स्पुटम कन्वर्जन। इसके बाद है क्रॉनिक सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ फुल स्मेलिंग स्पुटम है, तो वो ब्रोंकिएक्टिसिस में होता है। अगर 86% से कम है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से कम है, तो आपने ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, स्टेरॉइड देना होता है। नॉन स्मोकर फीमेल और कार्सिनोमा है, पेरिफेरल मैस है तो एडिनो कार्सिनोमा होता है। बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी सार्कोइडोसिस में ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी करवाते होते हैं। ओके, टकीकार्डिया है और शॉर्ट एपिसोड ऑफ ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन है, तो मोस्टली ये किस में होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलता होता है। ओके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी वगैरह करवाते होते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल है, रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस और टैकिपनिया हुआ है, तो ये रीअश्योरेंस है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिल सकती है हाइपरवेंटिलेशन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। ओके, इसके बाद जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस वाला, तो आपने प्रिवेंट करना, उसके पास ना जाए या मास्क पहने। ओके, तो COPD में सर्वाइवल बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह देते होते हैं। पीएच अगर कम डिक्रीज हुई हुई है, दैट मीन एसिडोसिस है। CO2 बढ़ा हुआ है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है। निमोनिया ड्यू टू बर्ड एक्सक्रीटा, क्लाइमीडिया सिटिकाई की वजह से होता है। रैश और आर्थराल्जिया इथेम्ब्यूटोल की वजह से होता है मेन। ओके, अगर पीएच 7.2 से कम है, मैनेजमेंट क्या करोगे आप, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ जाओगे। स्टेजिंग के लिए आप चेस्ट एक्सरे यूज करते हैं, 4 तरह की होती है, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी प्लस पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट प्लस पल्मोनरी फाइब्रोसिस। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में डी डायमर होते हैं, बिकॉज इनकी हाई एनपीवी होता है। डायरिया बार बार हो रहा है, बायलैटरल कोर्स क्रेपिटेशन और क्लबिंग है, तो ये आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलते हैं। तो क्लबिंग सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है और ब्रोंकिएक्टिसिस में होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी टिंगलिंग नंबनेस आइसोनियाजोइड की वजह से होती है। ओके, फ्लूइड रेस्पिरेशन के बाद आपने एयरवे को सक करना होता है। ट्रैकिया शिफ्ट हो गया ऑपोजिट साइड पे, तो टेंशन हीमोथोरैक्स है, टेकिकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, साइनोसिस है और जेवीपी बढ़ा हुआ है। ओके, ठीक है, टेकिकार्डिया हुआ है, साइनोसिस, जेवीपी बढ़ा हुआ है, तो ये सी एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में होता है वैसे। ये आप देख लेना, कंफर्म कर लेना। आई डोंट थिंक सो एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ें तो आपको उसमें भी देखने को मिलती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। ओके, लाइक आप यहाँ पे आ जाओ, टैकीकार्डिया, जेवीपी बढ़ा हुआ है। ओके, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म आना चाहिए था, यहाँ पर साइनोसिस भी आया हुआ है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है काज ऑफ ब्रेथलेसनेस इन 100 केजी मैन, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से हो सकता है। ओके, ट्यूबरकुलोस थेरेपी के लिए जो कंफर्मेटरी होता है, स्पुटम कल्चर होता है, यहाँ पे मैंने कुछ मीडियम बताए थे, लोवेंस्टीन, जेंसन मीडियम, मिडल ब्रूक आ जाएगा। COPD में सर्वाइवल बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी होती है। ब्रेथलेसनेस आ गया, ड्राई इरिटेटिंग कफ, क्लबिंग और लेट इंस्पिरेटरी क्रैप्ट आ गया। ओके, तो एक तीसरा डिजीज जिसमें क्लबिंग होता है, ड्राई कफ होती है, ब्रेथलेसनेस और लेट इंस्पिरेटरी क्रैप्ट होता है, वो फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस है। ओके, लास्ट में है कि एक पैरालाइज्ड अनकॉन्शियस पेशेंट है, पैरालाइज राइट आर्म है, दैट मीन्स अंडर नर्व डैमेज हो गया, कैविटेशन इन लंग्स है, तो मेटास्टेसिस टू द ब्रेन, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस हो गया है। ओके, जो इथेम्ब्यूटोल, ओके, ओनली ड्रग काजिंग ओकुलर प्रॉब्लम, तो इथेम्ब्यूटोल होती है, ऑरेंज रेड सिक्रेशन रिफेम्पिन की वजह से होती है। हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल फ्रॉम फॉरेन कंट्री और सारी डिस्निया भी हो गया है, या ARDS की हिस्ट्री है पेल्विक सर्जरी में, तो एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। पहले इन्वेस्टिगेशन डी डाइमर होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी है, प्रेगनेंसी में वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन कराओगे, ECG में S1Q3 T3 पैटर्न होगा। सार्कोइडोसिस में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी होती है। स्टेजिंग के लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं, स्टेज 1 एंड 2 में रीअश्योरेंस एनसेड है,
3 एंड 4 में प्रेडिनिसोलोन है। सीओपीडी का सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह लेते होती है, स्मोकिंग छुड़वानी है, क्रॉनिक फुल स्मेलिंग स्पुटम है और हेमोप्टाइसिस भी है, तो ये ब्रोंकिएक्टिसिस में होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एचआरसीटी होता है। ओके, अस्थमा का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो साबा होता है। ओके, साबा होता है, साल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटेरॉल, पेरिंटोलिन है। ग्रेव साइन में साइलेंट चेस्ट होती है, एस्पिरिन आपने नहीं लेनी, बीटा ब्लॉकर भी अवॉइड करनी होती है। सडन यूनिलैटरल प्लूरिटिक चेस्ट पेन है, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट है, हाइपर रेजोनेंट नॉट है, एब्सेंट साउंड है, तो ये नीमोथोरैक्स में होता है। टेंशन नीमोथोरैक्स में ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। इमीडिएट मैनेजमेंट थोरैकोसेंटिसिस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में क्लैविकुलर लाइन और डेफिनेटिव में चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन आती है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एक्सिलरी लाइन में आती है और प्लूरल फिगर में स्टोनी डल आपको नोट देखने को मिलता है। बर्ड एक्सक्रीटा क्लैमिडिया सिटिकाई की वजह से होता है, बर्ड का एक्सपोजर कम से कम करना है। एटिपिकल नमूनिया माइकोप्लाज्मा नमूनिया की वजह से होता है। इन्वेस्टिगेशन में कोल्ड एग्लूटिनिन, क्योंकि ये कोल्ड वाला कराता है। हाउ टू मीन हेमोलिटिक एनीमिया और ट्रीटमेंट में मैक्रोलाइड लाइक एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और रिफेम्पिन देना होता है। नॉर्मल FEV1 और FVC रेशियो। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव में रेशियो डिक्रीज हो जाती है।